नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के बीच अब खाई और भी ज्यादा गहरी होती दिखाई देने लगी है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से योगी की पुलिस के खिलाफ ट्वीट हो रहे हैं कि योगी की पुलिस मोदी के लिए मतदान नहीं होने दे रही है। मोदी और योगी के ग्रुपों के बीच भी इंटरनल फाइट चलने लगी है। दोस्तों, रायबरेली में योगी की विधायक अदिति सिंह मोदी के कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह का साथ नहीं दे रही हैं। कैसरगंज में मोदी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह योगी को नेता नहीं मानते, यहां तक कि योगी की रैली में नहीं गए। उत्तर प्रदेश में राजपूतों की रैलियां मोदी के खिलाफ हुई और वो राजपूतों की रैलियां होने दी गईं। इसे देख करके भी सब बहुत हैरान थे। उत्तर प्रदेश की सरकार तो डरने तक नहीं होने देती जी, डंडे बजा देती है। राजपूतों की रैलियां मोदी के खिलाफ होती रही और उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ बोली नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है दोस्तों, 380 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। शुरू में मोदी 400 सीटों की बात कर रहे थे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे थे, फिर हिंदू मुसलमान किया, फिर वोट जिहाद बताया, फिर मटन मछली मंगलसूत्र बताया और अब फाइनली अपने उसी आखिरी हथियार आंसुओं पर आ गए हैं। दोस्तों, रायबरेली में बीजेपी की हालत ज्यादा खराब है। वोटर क्या कह रहा है, वोटर किधर जा रहा है, ये बाद की बात है, लेकिन उससे पहले इनके अपने नेता ही एक दूसरे को कच्चा खा जाने को तैयार हो गए हैं। रायबरेली से मोदी ने प्रत्याशी बनाया है दिनेश प्रताप सिंह को। दिनेश प्रताप सिंह, बीजेपी की रायबरेली से विधायक अदिति सिंह, ये दोनों आपस में दुश्मन नंबर 1 है। बीजेपी सपा के मनोज पांडे को अपने साथ तोड़ करके लाई है। मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह दोनों की दुश्मनी के किस्से तो पूरी रायबरेली में मशहूर हैं। दिनेश प्रताप सिंह खुद कांग्रेस से आकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब हालत यह है दोस्तों कि अदिति सिंह दिनेश प्रताप सिंह का सपोर्ट नहीं कर रही है। बीजेपी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे तो अमित शाह ऊंचा हार वाले मनोज पांडे के पास दिनेश प्रताप सिंह को लेकर के पहुंच गए। सहयोग मांगना पड़ गया, लेकिन सहयोग मिल नहीं रहा है। वोटर की बात तो दूर है, बीजेपी रायबरेली में अपने सपोर्टर नहीं जुटा पा रही है। मोदी ने बनारस आकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की आज एक और कहानी सुनाई। बोले कि मेरी मां चाहती थी काशी कॉरिडोर यानी काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर भव्य बने, इसीलिए बनवाया गया। मोदी जी की कहानियां समय समय पर बदलती रहती हैं और चुनाव पास आते ही मोदी रोते क्यों हैं? क्या रोने धोने से वोट मिलता है? क्या रायबरेली कांग्रेस जीत जाएगी? आज इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी है। बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक सर आपका। सर, एक तरफ तो योगी की पुलिस पर बीजेपी अपने एक्स हैंडल से आरोप लगा रही है, सवाल उठा रही है, और दूसरी तरफ योगी की पुलिस पर मोदी के सांसद फायर हुए जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है सर उत्तर प्रदेश में? देखिए प्रज्ञा, अगर हम कुछ दिन पहले देखें, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में योगी जी की तारीफ इस बात को लेके की थी कि योगी जी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश में। और आज जिस प्रकार से ट्वीट की जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से यूपी में कि योगी की पुलिस जो है वो विपक्ष के साथ काम कर रही है, विपक्ष के साथ मिली हुई है, विपक्ष के वोट डलवा रही है, विपक्ष के बहुत खूब चलते हैं, ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है। और मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं कि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ कहावत है गांव में कि टोटे में लड़ाई होती है। जब आपको नुकसान होने लगता है तो आपकी आपसी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी आशंकाएं हम लगातार जाहिर कर रहे थे काफी दिनों से कि लखनऊ और दिल्ली में एक भयंकर वॉर चल रहा है। वो बाहर नहीं आ रहा था, बाहर लाने का काम उसको केजरीवाल ने किया और उस पर जो मोहर लग रही है, हमने लगातार जो कहा, उस पर जो मोहर लग रही है, ये पुलिस के ट्वीट भी मोहर लगाते हैं और बाकी चीजें, तथ्यात्मक चीजें अगर आप ध्यान से सुने, केजरीवाल की बात सारी सच है, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है। बस जो आशंकाएं चल रही थी, जो बात अंदर ही अंदर चल रही थी, उसको वो बाहर ले आए हैं और अब तो वो पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। तो भारतीय, अगर आप, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि योगी और मोदी की बीजेपी के बीच जो खाई है वो और भी ज्यादा गहरी हो गई है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ट्वीट हो रहे हैं कि योगी की पुलिस मतदान नहीं होने दे रही है और इनके सांसद सुब्रत पाठक के भाई योगी की पुलिस को हड़का रहे हैं, कह रहे हैं आपकी जांच कराऊंगा। मतलब मोदी के चुनाव में योगी की पुलिस मतदान नहीं होने दे रही है, तो बहुत, मतलब देखिए इसमें प्रज्ञा, एक तो आपको ये देखना होगा
कि उज्जैन, ये कन्नौज में जो चुनाव लड़ रहे हैं पाठक जी, इनके बहुत करीबी रिश्ते हैं अमित शाह जी से। तो इसलिए वो थोड़े उसमें घमंड में या उसमें रहते हैं और उनको लगता है कि हमारी पुलिस होते हुए क्या करें, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऑफिशियली ये पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की है और ये योगी के अंडर काम करती है, ये वो भूल जाते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि पहले ये बातें जैसे नॉर्मल बातचीत में होती थी, इनका कोई संज्ञान में नहीं थी, कोई लिखित में नहीं थी, कोई ऑथराइज बात नहीं थी, लेकिन जब आपने ट्विटर हैंडल पे आ गया, अब ये ऑफिशियली हो गया है। जैसे आप आज तो भाई प्रधानमंत्री की अगर हम कोई खबर चला रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, हमने चला दिया, हमें तो पता नहीं है। अगर वो ट्वीट को डिलीट कर दें या बाद में ये कहें नहीं नहीं ये मेरे से गलत ट्वीट हो गया, तो वो तो प्रधानमंत्री की गलती है ना, या पार्टी की गलती है ना, पत्रकारों की गलती तो है नहीं, क्योंकि आप बाइट तो दे नहीं रहे। तो भाई किसी ने बाइट तो दी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का या तो प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया तो हम तो इसको मानते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता और बाद में मुकर जाता, वो भी एक गड़बड़ था। यहाँ तो लिखित में हमारे पास आ गया दिखाने के लिए, हमारे पास तो सबूत है। तो अब ये खुलेआम लड़ाई जो पर्दे के अंदर थी, वो पर्दा हटा दिया गया है और लड़ाई खुलेआम चल रही है। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खासकर उत्तर प्रदेश में तेजी से गिर रहा है। और आपको प्रज्ञा ये मान के चलना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग लगातार कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके आता है, और इस बार उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो बहुत पथरीला, बहुत कटीला और बहुत ही भयंकर है। उस रास्ते को इस बार पार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। और जितना वो सोच के चल रहे हैं कि हम पिछली बार की बराबर भी सीट ले आएंगे, हालांकि वो तो 80 का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो बराबर भी ले आएंगे, मुझे नहीं दिखता वहां वो कहीं ठहरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ग्राउंड में बहुत नीचे वो जा रहे हैं। इसके तमाम तथ्य, तमाम आंकड़े भी मैं दूंगा आपको जब आप मेरे से पूछोगे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो गुलदस्ता बना था जातियों का, वर्गों का, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें दो वर्ग तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं जो खुलेआम आपके मोर्चे पे आ गए। राजपूत समाज है, दूसरा जो दलितों के लिए किया, दलितों में खासकर जो जाटव समाज है, उसने ठोक के विपक्ष को वोट दिया है। जाटव समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, जहां मायावती है नहीं है, उसके बावजूद वो जा रहा है कि जो उसको भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है उसको वोट डाला, तो ये आश्चर्यजनक बात है। और जहां वो विपक्ष में नहीं जा रहा है, वहां वो समय उस पे बसपा पे, हाथी पे वोट डाल ले रहा है। तो दोनों कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो दो महत्वपूर्ण गुलदस्ते में उनके वर्ग थे वो बाहर आ गए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान यूपी में हो रहा है। लेकिन मोदी के चुनाव से योगी की पुलिस को क्या दिक्कत हो रही है, इसको थोड़ा मैं विस्तार से समझना चाहूंगी केपी मलिक सर, कि अगर मोदी के पक्ष में मतदान हो रहा है तो योगी की पुलिस अगर मतदान को प्रभावित करेगी तो इससे फायदा क्या होगा, इसको जरा डिटेल में समझाइए। देखिए प्रज्ञा, अगर आप शुरू करें, पहले तो आप गुजरात से शुरू करें जी। गुजरात के मुख्यमंत्री आज कौन है मुझे तो याद है नहीं, हो सकता आपको। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ को याद करें, उसके बाद आप मध्य प्रदेश को याद करें, उसके बाद आप राजस्थान को याद करें, उसके बाद आप हरियाणा को याद करें, उसके बाद आप जो है दिल्ली का रास्ता, दिल्ली होते हुए आप जो है यूपी में जाने की तैयारी है। तो यूपी वाले जो बाबा हैं वो समझ गए हैं कि उनका जो राजनीतिक मठ है उस पर कुछ खतरा आने वाला है। तो उन्होंने जो अपनी सेना है उसको तैयार कर लिया है, और उसी तैयारी के तहत ये घटनाएं जो आप देख रहे हैं, ये घटनाओं की मात्र शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत कुछ गंगा में पानी बहना बाकी है। आज प्रधानमंत्री जिस प्रकार से बनारस पहुंचे हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने, जिस प्रकार से उन्होंने रोड शो किया है, ये उनका तीसरा नामांकन है, तीसरा रोड शो है। और नामांकन के समय पे आप खुद जानती हैं, खुद पत्रकार आप रही हैं, आपने बहुत सारे रोड शो, बहुत सारी रैलियां की होंगी, वो उत्साह कहीं नहीं दिखाई दे रहा। लगता था कि जैसे फॉर्मेलिटी है। और राहुल गांधी ने जिसकी हफ्तों पहले आशंका जता दी थी, उस आशंका पे खरे उतरे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि मोदी जी किसी भी बात को सर, जैसे जैसे चुनाव पास आता है प्रधानमंत्री मोदी रोने क्यों लगते हैं। और आपने अभी ये बात का जिक्र भी किया कि राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि बहुत जल्द ही मोदी जी रोने वाले हैं, और आज तो टेसुए बहा बहा कर रो रहे थे। देखिए, जब उनके सारे हथियार काम करने बंद कर देते हैं तो सिर्फ एक ही हथियार बचता है। और प्रज्ञा, अगर आप देखें
प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में प्रधानमंत्री हाउस में रहते हुए 10 साल हो गए हैं और हम लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जी। मुझे याद नहीं आता कि उनके परिवार के कोई लोग कभी पीएम हाउस में आके रुके हों, पीएम हाउस में रहे हों। छोड़ दीजिए भाई भतीजावाद को, कम से कम उनकी माँ थी, जिस माँ को आप समय-समय पे याद करते हैं, जिस माँ को आपने आज याद करते हैं, आंसू भी बहाए, भले ही वो गंगा माँ कहें, लेकिन जो हमारी असली माँ है वो भी माँ है। तो उसको आप प्रधानमंत्री हाउस में नहीं रख पाए। आपने फोटो सेशन जरूर कराया उनका। फोटो सेशन कराने के बाद कह दिया माँ आप जाइए अपने ठिकाने। माँ वहाँ किन परिस्थितियों में रहती है? इसके अलावा अपने किसी भाई की सहायता की हो तो आप क्या उसकी भी मार्केटिंग करना चाहते हैं? कहीं तो सहायता कर सकते हैं ना। अरे भाई हम इतने सारे नेताओं को जानते हैं, अगर वो किसी दूसरी भावना से मदद करना चाहते हैं तो उसी से सही। अगर हम कह दे भाई ये भाई भतीजावाद कर रहा है तो कहीं भाई पता होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री का भाई ऑटो रिक्शा चलाए तो ये भी शोभा नहीं देता है। आप उसको गाड़ी लेकर दे दीजिए ना, आप उसका छोटा सा व्यापार करा दीजिए, कौन सी दिक्कत है आपको? उसकी जांच हो जाएगी क्या? जब आप अडानी की इतनी बड़ी मदद कर सकते हैं तो अपने भाई की मदद भी कर दीजिए। अपनी माँ को रखते हैं आप पीएम हाउस में, माँ को तो लाइन तो में लगा ये दिया था क्या सर। है? हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहां पे क्या था कि एक सिद्धांत दिखाना था कि मैं बहुत बड़ा सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ और वो एक सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे। जिसलिए लाइन में लगाया था, क्या कहा 4 दिन पहले? आपने नोटबंदी की लाइन में अपनी मदर को लगाया था ना, और आपने ये कहा था कि देश में काला धन खत्म करने के लिए मैं नोटबंदी लेके आया हूं और मित्रों मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, फिर मुझे 6 महीने का टाइम दो। मित्रों ने दिया, लोगों ने आपको 6 महीने का टाइम दिया। 6 महीने का क्या, आपको तो 10 साल का टाइम दे दिया और उसके बाद आपने कहा काला धन खत्म हो गया और एकाएक आप कहते हैं कि काले धन के टेम्पो ट्रक भर भर के राहुल गांधी को दे रहे हैं। राहुल गांधी की सरकारी कोठी है, कोई प्राइवेट घर उसका तो मुझे समझ में नहीं आता। तो नोटों के ट्रक आ रहे हैं और सीबीआई ईडी सो रही है, इनकम टैक्स सो रहा है। मोदी जी, वैसे तो सुनते सब बोलते थे अपनी माँ के नाम पर रोते हैं। बताइए प्रधानमंत्री की इतनी सैलरी होती है, अरे थोड़ी मदद अपनी माँ की कर देते, उनको लाइन में लगाने की क्या जरूरत थी? और आज रो रहे हैं टेसुए बहा बहा करके। अच्छा एक चीज बताइएगा मलिक सर, टेसुए बहाने से क्या वोट मिलते हैं क्या? नहीं, देखिए ये होता है प्रज्ञा के, जो काठ की हांडी होती है वो एक बार चढ़ती है। आप किसी को एक बार बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, लगातार नहीं बना सकते। लोग भी समझ गए। प्रधानमंत्री पिछले कुछ महीनों से जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, जिस प्रकार का भाषण दे रहे हैं, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद का या प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति चुनावी रैली में कहेगा कि कांग्रेस आएगी आपकी भैंस खोल ले जाएगी। क्या प्रधानमंत्री जी आपके पास अपने 10 साल की जो आपने इतनी अच्छी काम किए हैं, इतनी अच्छी योजनाएं आप लाए कि देश को आपने हिला कर रख दिया, वो नहीं बताएंगे आप? प्रधानमंत्री जी आपने तो, आप कहते हैं कि 500 साल के इतिहास को मैंने मंदिर बनाया, मंदिर का नाम ही नहीं चुनाव में ले रहे। आप कहते हैं मैं नोटबंदी लाया, आप नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं जीएसटी लाया हूं, चुनाव में नाम ही ले रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं आप? अगर ये इतनी अच्छी चीज आप लेके आए, आप धारा 370 का नाम ही नहीं ले रहे, आप एनआरसी का नाम ही नहीं ले रहे। आप प्रधानमंत्री जी आने वाले 5 साल का रोड मैप ही नहीं बता रहे कि आप क्या करेंगे। क्यों नहीं बता रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी? बताइए, मेरा भी सवाल है। तो आप जो है, आप बताते, कभी आप मंगलसूत्र बताते हैं, कभी आप कहते हैं कि अगर आपके पास 2 स्कूटर हैं, हम स्कूटर वाले लोग हैं भाई, कि आपका 1 स्कूटर ले जाएंगे। अगर आप 2 बेडरूम में रहते हो तो 1 बेडरूम कांग्रेस वाले ले लेंगे। तो वो ले लेंगे, जब आएंगे तभी ना लेंगे। अभी तो आप हैं, 10 साल से आप हैं। कांग्रेस बहुत घटिया पार्टी थी, इसीलिए तो लोगों ने उनको हटा के आपको बिठाया है। तो आप बताइए आपने क्या किया और आप क्या करने वाले हैं, वो तो आप बता नहीं रहे हैं। आप कांग्रेस को आज भी बता रहे हैं 10 साल पहले जो चली गई, जो खत्म हो गई, कहने को आप पप्पू कहते हैं उसको, लेकिन कोई ऐसा भाषण नहीं है जो आप राहुल गांधी का नाम ना लें। अरे भाई उसको छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके पास बताने को कुछ है नहीं। तो छोड़ दीजिए, अगर मोदी जी की बात करें, जो मोदी जी कह रहे हैं रायबरेली तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर इनके कई दिग्गज लोग चुनाव हार रहे हैं, हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी की कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। मैं प्रज्ञा आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप भी जर्नलिस्ट हैं। अगर आज प्रधानमंत्री जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है और कल जाके प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल कर दें बनारस से, और अगर प्रियंका गांधी हार जाती है तो कोई आश्चर्य लोगों को नहीं होगा, भाई प्रधानमंत्री के सामने प्रियंका हार गई।
और अगर तस्वीर पलट गई तो फिर क्या होगा? अगर प्रियंका गांधी से प्रधानमंत्री हार गए तो क्या होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री तो जो नकली पीएम की आवाज निकालता है, वो एक राजस्थान का कलाकार है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आपको ध्यान आए तो बताना। तो वो उसको आप पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं, उसको नॉमिनेशन ही फाइल नहीं करने दे रहे हो, एक हफ्ते से वहां पड़ा हुआ है। तो आप क्यों डरे हुए हैं प्रधानमंत्री जी का? तो वो श्याम रंगीले का नाम आपने सुना है, जो पीएम की आवाज निकालता है, वो कह रहा मैं उस पर तो नॉमिनेशन मैं फाइल करना चाहता उस पर तो अभी आऊंगी, लेकिन अभी जहाँ तलवारें खींची हुई हैं, खाई बड़ी से बड़ी हुई जा रही है, उस पर मैं चलूंगी। सर, यूपी जी में बताओ। रायबरेली से विधायक हैं अदिति सिंह जी, वो जी मोदी जी के कैंडिडेट का साथ नहीं दे रही हैं। दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो योगी के रैलियों में नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं वो योगी को अपना नेता नहीं मानते, कहते हैं बुलडोजर नीति को वो ठीक नहीं मानते हैं। तो ये क्या वाकई जो मोदी की लॉबी है और योगी की लॉबी है, इन दोनों के बीच ये भयंकर तलवारें सरेआम खिंची हुई हैं, अब कुछ भी हो सकता है। देखिए प्रज्ञा, अगर वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ब्रजभूषण सिंह जी, इसलिए अपना नेता योगी को नहीं मान रहे हैं कि कल को योगी जी के दिमाग में अगर आ गया, क्योंकि इनके ऊपर केस भी शुरू हो गया, जांच भी शुरू हो गई है और मुकदमा शुरू हो जाएगा, कल को अगर यही दोषी साबित हो जाते हैं, कहीं बुलडोजर का मुंह इनकी तरफ ना घूम जाए, इसलिए उनको अपना नेता नहीं मान रहे हैं। ये इसलिए मोदी जी को और अमित शाह जी को अपना नेता मान रहे हैं कि अगर, क्योंकि ये तो पहले ही वॉशिंग मशीन में नहाए धोए बैठे हुए हैं, वो तो अजीत पवार को भी बचा लेते हैं, वो तो हेमंत बिश्व शर्मा को भी बचा लेते हैं। यही प्रधानमंत्री जी थे, यही अमित शाह जी थे कि हजारों करोड़ के घोटाले अजीत पवार ने किए हुए हैं। कहाँ है शरद पवार? और उसके बाद तो अजीत पवार गायब हो गए। वो तो ऐसा गंगा जल में नहलाया उनको। आज आप देख रहे हैं, आपके सामने तस्वीर है। भले ही इस इलेक्शन में समाप्त हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इनकी तरफ से तो साफ हो गए। तो वो इसीलिए पुकार रहे हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, ब्रजभूषण शरण सिंह। उनको पता है कि मोदी का बुलडोजर कभी भी उनकी तरफ घूम सकता है, इसीलिए 3 बार पत्रकार ने पूछा, मैं इंटरव्यू उनका देखा, उन्होंने कहा, उसने बार बार पूछा पत्रकार ने कि सर योगी जी, बोले नहीं हमारे नेता मोदी जी हैं। तो वो योगी जी को नेता नहीं मान। योगी जी को तो ये कौन सी बात होती है सर, नेता ही नहीं मान रहे हैं? देखिए ये जताता है कि 2 धड़े बन चुके हैं और धड़ों में बढ़ चुके हैं लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, वो सब लोग 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। और प्रज्ञा, ये आपको मानना पड़ेगा, मैं जैसा आपको बार बार कह रहा हूं कि ये लड़ाई अब इंटरनल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि इनसे विदाई ली जाए और किसी नए नेतृत्व को प्रधानमंत्री बनाया जाए या देश का मुखिया बनाया जाए। इस पर विचार आरएसएस भी कर रही है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी कर रहे हैं। और आप देखिएगा, मैं जैसे आपको एक चीज मैं बड़े खुलकर समझना चाहती हूँ। जैसे एक घर में, परिवार में जो है खटपट तो होती रहती है, कहते हैं बर्तन तो बचते ही रहते हैं, लेकिन ये लड़ाई सरेआम, खुलेआम, एकदम सामने, सबके सामने आ गई, तलवारें खिंच गई, खाइयां बड़ी बड़ी हो गई। ये इतनी बुरी स्थिति कैसे हो गई? बीजेपी जैसी पार्टी में 2 धड़े कैसे हो गए? कारण क्या रहा सर इसका? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से पिछले 10 साल से शासन चल रहा है, पहले 5 साल में तो लोगों को ये लगा भाई चीजें बन रही है, कांग्रेस को हरा के आए हैं तो 5 साल में सिस्टम एक बन रहा है, कई सारी चीजें हुई, एकाएक कुछ कहने को भी नहीं था, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 का, तो लोगों को ये था कि धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं। और 14 से भी ज्यादा समर्थन लोगों ने 19 में भारतीय जनता पार्टी का किया। लेकिन 19 से 24 आते आते जिस प्रकार से व्यवहार इनका रहा, उससे बाहर के लोग तो विमुख हो ही गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग और इनके जो सहयोगी संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे दूसरे संगठन हो, वो भी कहीं ना कहीं उदास हो गए। अब आप देखिए कि एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में एक ऐसा पद होता है महासचिव का, जो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, जो आज की डेट में बीएल संतोष हैं, पहले रामलाल जी थे और उससे पहले वाजपेयी जी के टाइम पे लंबे समय तक संजय जोशी जी रहे हैं। तो इनका काम ये होता है कि ये आरएसएस चीफ यानी कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं। ये पहली बार है 10 साल में कि वो जो बीएल संतोष कोऑर्डिनेट करते हैं, वो प्रधानमंत्री को नहीं करते हैं, वो अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। अमित शाह जी फिर जो है मोदी जी को बताते हैं। तो एक तो ये हो गया।
दूसरा जो आरएसएस का अपना एक एजेंडा है, जिसको वो राष्ट्र का एजेंडा कहते हैं, देश हित का एजेंडा कहते हैं, उसमें ये अपनी मनमर्जी से चीजों को कर रहे हैं और अपने तरीके से कर रहे हैं। आरएसएस से कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? मामला कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि आरएसएस की नाराजगी इस बात को लेके भी है कि जिस प्रकार से आप मोदी की गारंटी दे रहे हैं, जिस प्रकार से आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं आरएसएस इस बात को लेके खफा है कि इन नारों की कोई आवश्यकता नहीं थी और इनसे कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान हुआ है। तो पार्टी की जवाबदेही भी तो किसी को है ना, तो आरएसएस को जवाब देना पड़ता है, तो ये आरएसएस को कोई जवाब दे नहीं रहे। जब इनको लगा आरएसएस ने थोड़ा हाथ खींच लिया है, ये जो आप देखते हैं कि उत्साह नहीं है बूथ पे, भाजपा के निचले स्तर के और इनके सहयोगी संगठन काम नहीं कर रहे हैं, ये भी एक कारण है कि आरएसएस की तरफ से बूथ केंद्रों पे या अपने जो कार्यकर्ता है उनको संदेश नहीं आया है कि आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है चुनाव में, तो इसलिए वो उदासीन है। क्योंकि नागपुर से संदेश इस तरह का नहीं आया, नागपुर से संदेश आता है और 10 साल में पहली बार है कि प्रधानमंत्री जी नागपुर गए और वहां पे एक रात को इन्होंने स्टे किया और उसमें कोशिश भी हुई आरएसएस चीफ से मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं मिले। उसके बाद प्रथम चरण का जो चुनाव 19 तारीख को हुआ, उससे एक दिन पहले 18 तारीख को अमित शाह जी भी गए, उन्होंने भी प्रयास किया, बताते हैं उनकी भी मीटिंग नहीं हुई। तो ये जताता है कि आरएसएस और इनके बीच में भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आरएसएस भी एक नए व्यक्ति को जो भाजपा रूपी नैया है उसका केवट बनाने के लिए नए किसी व्यक्ति की तलाश में है और शायद वो तैयारी भी आरएसएस ने कर ली है, क्योंकि आरएसएस को भी मालूम है कि हमारे नंबर इस बार इतने नहीं आ रहे हैं कि हम अपने बलबूते पे सरकार बना सके। परिस्थितियां कुछ इस तरह की नजर आ रही हैं कि जिस प्रकार से वाजपेयी जी की सरकार बन गई थी, इसी तरह से मुझे भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है इस चौथे चरण में आते आते। बाकी 7 चरणों तक क्या स्थिति रहेगी वो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। यूपी में राजपूतों की रैलियां मोदी के खिलाफ होती रही, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार तो धरने तक नहीं होने देती है, मतलब डंडे बजा देती है। हमने देखा खुद, मैं तो खुद देखती हूँ सर, एक धरने तक नहीं हो पाते। लेकिन यूपी में मोदी जी के खिलाफ राजपूतों की बड़ी बड़ी रैलियां होती रही, बड़ी संख्या में रैलियां हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ बोली नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है केपी मलिक सर? देखिए, अगर प्रज्ञा एक बात हम कहें कि राजनीति बिना जातिवाद के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना परिवाद के राजनीति हो ही नहीं सकती, राजनीति का मतलब नहीं है। लेकिन कहने को हम कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ कोई क्षेत्रवाद और कोई जातिवाद और कोई धर्मवाद, कोई उस तरह का वाद यहाँ नहीं चलता है, लेकिन सब जगह चलता है। आप मुझे बताइए, अगर आप टिकट देते हैं सबसे पहला आपका जातीय समीकरण पता करना पड़ता है। अगर आप मंत्री बनाते हैं तो भाई इस जाति के लोग, इसको समीकरण को साधने के लिए इनको मंत्री बनाओ, उनको, जब मंत्री की लिस्ट बनती है तब आप जाति समीकरण साधते हैं। फिर सबसे बड़ा जो वाद आता है परिवारवाद आ जाता है, अरे ये उनका लड़का, इसको तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये सारे वाद जो चलते हैं, इसमें ही एक वाद है ठाकुरवाद। तो ठाकुरवाद में जो ठाकुर समाज से नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं या थे, तो ठाकुर समाज को ये लग रहा है कि ठाकुर समाज के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में कुछ दोहरापन हो रहा है, उनके साथ दोहराहट हो रही है, उनको अलग थलग रखा जा रहा है, उनको जिस सम्मान के हकदार हैं उनको नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे इस चीजों से राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से विमुख होता चला गया और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शुरू में इसको बड़े हल्के में लिया और हमने शुरू में ही कहा, क्योंकि हमारे यहाँ से शुरू हुआ। मैं प्रज्ञा जी आपको बताऊं कि 2013 में जब दंगा हुआ था, 2013 में जब दंगा हुआ था, मैंने आगाह किया था समाजवादी पार्टी को कि ये 2013 का दंगा है जो समाजवादी पार्टी को लेके बैठ गया था और उसी से भारतीय जनता पार्टी में जोश आया था। और खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में भाजपा की सरकार बनाने में मुजफ्फरनगर का दंगा बहुत सहायक हुआ। इसी 24 के चुनाव से पहले हमने ये कहा था कि ये जो ठाकुरों का मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है, ये मामला अगर भारतीय जनता पार्टी जल्दी इसको कंट्रोल नहीं करती है तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगने वाली एक दूसरी बड़ी आग होगी जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। और वही भारतीय जनता पार्टी की जो आग लगी थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज की, वो उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान और गुजरात तक पहुंच गई है, जो बड़ा डेंट भाजपा को दे रही है।
गुजरात में चुनाव हो चुका है, अमित शाह जी फ्री हो गए, वहां 1 राउंड में चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश में 7 राउंड में चुनाव हो रहा है। ये भी तो सोचना होगा ना कि वहां कैसे इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई कि 1 ही राउंड में हो गया। कुछ राज्यों में 1 ही राउंड में हो जा रहा है, कुछ में 7-7 में हो रहा है। ये भी एक कहानी समझने वाली है। तो अब आप आ गए उत्तर प्रदेश में और आपको चौथा राउंड आते-आते समझ में आया कि ठाकुर समाज का जो समीकरण है और जो अखिलेश और मायावती की सोशल इंजीनियरिंग है, वो भाजपा के लिए कबर खोदने का काम कर रही है। ये इनको समझ में आ गया चौथा चरण आते-आते। लेकिन अब इतनी देर हो गई कि ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब संभल नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं संभल रहा है कि और आग से मुझे एक चीज और याद आई। आपका एक्स हैंडल देख रही थी, मैंने आपका एक ट्वीट देखा है जिसमें आपने लिखा है कि केजरीवाल के योगी को हटाने के बयान के बाद बीजेपी में शह और मात का खेल शुरू, पीएम पद की रेस भी अब खुल गई है। इससे पहले कि मोदी अपनी चालों से योगी को निपटाएं, योगी ने मोदी को निपटाने की अपनी रणनीति तेज कर ली है। योगी के लिए उत्तर प्रदेश में 40 सीटों के नीचे लाना पहली रणनीति है बतौर बकौल सूत्र। देखिए, अगर प्रज्ञा ये देखें, जो सूत्रों ने आपको बताया उसको जरा विस्तार से हमको भी समझाने की कोशिश करिए। देखिए प्रज्ञा, जब हमारी बात होती है इंटरनल लोगों से, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, ऐसा तो है नहीं कि पूरा संघ या पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी और अमित शाह को ही लाइक करते हैं, बाकी पार्टी में कोई दूसरे लोग बचे नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग, और वहां पे राजनीति होती रही है, कोई नई बात नहीं है। किसी को हटा के वाजपेयी जी भी आए थे, वाजपेयी जी को हटा के कुछ दूसरे लोग भी आए थे, मोदी जी भी जो है अडवाणी जी को हटा के आए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में लंबा सिस्टम चलता रहता है। मोदी जी ने तो रास्ते से बहुत लोगों को हटाया। तो उसी रणनीति पे आरएसएस और भाजपा काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी को लगता है या आरएसएस को लगता है कि नए चेहरे को लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये किसी एक परिवार की पार्टी तो है नहीं। यहाँ कोई एक परिवार का कब्जा तो भारतीय जनता पार्टी पे है नहीं। जो काम करेगा, जो संगठन को आगे बढ़ाएगा, उसी को लाया जाएगा। तो संगठन में नए लोग कौन से मुफीद हो सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कहानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा होते हुए यूपी पहुंची है। तो यूपी में हाई अलर्ट हो गया है पहले। अगर आपको ये लगे कि भाई वहां पे बदमाश आए हैं और पुराने 3 गांव पिछले लुट चुके हैं, तो आप अलर्ट पे आ जाते हो और अपने बंदूकें और अपने लोगों को बिठा देते हो तैयार होके। तो यूपी तैयार है मुकाबले के। तो उसके लिए क्या है, तैयार भी है और उनको सहयोग भी चाहिए। अब बाबा को सहयोग भी देना है दिखाने के लिए। तो बाबा ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आप कुएं में गिरे हुए हो, पानी ज्यादा है, तो आपको मानवता के नाते बचाना भी है, और आपको इतना बचाना है कि मैं खुद भी बचूं। शेर कुएं में गिर गया है, शेर को बचाना है, और वो बाहर निकालो तो मुझे खाएगा, और मैं अंदर छोड़ूंगा तो हत्या हो जाएगी। कितनी सीटें बाबा मोदी को लाने देंगे उत्तर प्रदेश? बाबा की जो सीढ़ी में 80 डंडे हैं, वो 40 डंडे ही नीचे डाल रहे हैं। उन्होंने सीढ़ी को काट दिया आधा, और 40 डंडों वाली सीढ़ी डाल दे रहे हैं कि शेर आएगा, पानी में से निकल के अपना ऊपर बैठ जाएगा और बाहर नहीं आ पाएगा। बाहर आएगा तो मुझे खाएगा। तो इसलिए बस बचा दो इसको, अब बचा के यहाँ बैठा रहे, राम राम। इससे ज्यादा बस जीवित रहे। अगर इसको और ज्यादा शक्ति देंगे तो हमें खा जाएगा, और मुझे मानवता भी निभानी है। मैं ऐसा भी नहीं हो सकता कि मरने ही दूं बिल्कुल पानी में, तो मैं कर नहीं सकता। तो इसलिए ये वाला एजेंडा चल रहा है, और इस पे काम जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसी का ये नतीजा है जो आप ट्वीट देख रहे हैं, जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि साहब उन पे कार धारा 144 चल रही है, ठाकुरों के इतने बड़े आंदोलन, इतनी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, कोई मुकदमा नहीं हो रहा है, कोई एफआईआर नहीं हो रही है, और वो जो मायावती का भतीजा है उसके ऊपर एक में तुरंत जो है एफआईआर भी हो जाती है, कार्रवाई भी हो जाती है, वो घर भी बैठ जाते हैं, एक झटके में 3 काम, और इधर कुछ हो नहीं रहा है। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि अंदर ही अंदर बड़ा खेल चल रहा है। जी। आपने फोटो बड़ी क्यूट लगाई है योगी जी की, और ना कि बाबा ने गदा घुमा दिया है, बाबा का जलवा बरकरार, शिकारी खुद हुए शिकार। तो मतलब अब जो है, देखो प्रज्ञा, देखो इसमें आपको ये देखना होगा, देखिए आपको ये समझना होगा, अगर हम तुलना करें और बाहर के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मोदी जी पे कई आरोप लगते रहे हैं कि वो अडानी और अंबानी को सहायता करते हैं, उनके साथ उनका जो है कुछ लेन देन का मामला है पार्टी फंड में। बड़ी क्यूट फोटो
लगी मुझे ये जी 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 दर्शक इसे देख पा रहे होंगे, बड़ी क्यूट फोटो लगी। गधा गधा नहीं वाकई नहीं, उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। देखिए ये इस पर बाकायदा मैं टाइम देता हूँ और मुझे टाइम लग जाता है, तो ये काम भी करना पड़ता है तभी कुछ होगा। एक आध काम करो, अच्छा करो। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये चीजें इसलिए करनी पड़ती हैं, इसलिए बताना पड़ता है, इसके लिए थोड़ी हिम्मत भी चाहिए और इसके कई सारे पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, आप जानते हैं। लेकिन सच्चाई को लोगों के सामने आना भी जरूरी है। अब इन्हीं बातों में मैं आपका सवाल भूल गया जो लास्ट में आपने किया था। शिकारी हो गए शिकार, बाबा का हाँ, मैं बरकरार। जी देखिए, तो बाबा पे अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कई बार आपके चैनल पे भी कहा कि बाबा ने 2 परसेप्शन उत्तर प्रदेश में बना दिए। क्या बना दिए हैं कि भाई कानून व्यवस्था है और मेरे पास बुलडोजर है। और मैं खाली यही नहीं देख रहा हूं कि मैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। दुबे का भी तो एनकाउंटर हुआ है ना, हमारे यहाँ अनिल दुजाना का हुआ है, जाट था वो, एक गुजर का भी हुआ है नोएडा में। तो एनकाउंटर हो रहे हैं यहाँ पे। आप बदमाशी करेंगे या आप ज्यादा काम करेंगे तो आपका एनकाउंटर होगा। आप अपना बिजनेस करिए, व्यापार करिए, अपना काम धंधा करिए, शांति से रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चल रहा है। तो ये उन्होंने एक परसेप्शन बना दिया है। अगर आप 25 करोड़ की जनसंख्या में ये कहेंगे हो ये लूट हो गई, योगी जी कहां चले गए, तो 25 करोड़ के पीछे एक परसेप्शन बनता है। वो परसेप्शन बनाने में वो कामयाब रहे। और दूसरा, जो आपकी 7 साल से अधिक की सरकार हो गई है, उसमें कोई ऐसा आरोप, कोई गंभीर आरोप, कोई चरित्र का आरोप, कोई पैसे का आरोप योगी जी पर ठहरता नहीं है। 2 चीज हो गई। तो जब एक व्यक्ति इतनी सारी खासियत लेके बैठा हुआ है, जब एक व्यक्ति इतनी खासियत लेकर बैठा हुआ है, अगर हम तुलना मोदी जी से करें तो मोदी जी पे आरोप लगता है कि वो अडानी अंबानी जी के साथ मिले हुए हैं, वो किसी दूसरे को भी कर रहे हैं, बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगते हैं, वो है नहीं है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन यहां अगर योगी जी की आप बात करें, अगर मोदी जी 26 लोकसभा के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री 2 बार बन सकते हैं, तो उनके पास कितने, उनके पास तो 4 गुनी 3 गुनी है। तो 80 वाले क्यों नहीं बन सकते बाबा? वो भी दोबारा जीत के आए हैं और वो कमजोर तो है नहीं किसी चीज में, उनके पास गदा भी है, तो उनका क्लेम तो ज्यादा बनता है। तो इसलिए बाबा तैयारी कर रहे हैं। अब बाकी तो नागपुर को डिसीजन लेना है।